नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती आपकी जल्द से जल्द उसका अनाउंसमेंट होगा कि क्या निर्णय लिया जा रहा है। ओके, जो भी निर्णय होगा, हमारा एग्ज़ाम तो होना तय ही है, इसलिए हम लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखें। एंड जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, चाहे वो डीएलएड में पढ़े हों, चाहे यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पढ़े होंगे, उन सभी का रिवीजन भी करते रहें और उसके साथ साथ प्रैक्टिस बिल्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस तो मस्ट है। आज के इस सेशन में हम सभी सीडीपी यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी सारी ही आपको जानने को मिलेगी। ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपके लिए न्यू थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कितने? 30 क्वेश्चंस, राइट। देखिए कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बनते हैं। ओके, चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला आपका क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बीच सहकारी अधिगम के परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी आत्मनिर्भर हो जाते हैं, सभी शिक्षार्थी समान रूप से सीखते हैं, शिक्षार्थी की प्रेरणा में गिरावट आती है, उन्हें शिक्षकों की आवश्यकता महसूस नहीं होती। क्या होता है शिक्षार्थियों के बीच सहकारी अधिगम के परिणाम स्वरूप? सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सहकारी अधिगम क्या होता है। ओके, ये आपका होता है समूह के तौर पर सीखना, अवलोकन के जरिए सामाजिक संदर्भ में सीखना, चर्चा करना और समूह में अधिक जानकार शिक्षार्थियों की सहायता से सीखना। ओके, इसके अलावा बड़े जो छात्र हैं वो केवल शिक्षकों से ही नहीं और विशेषज्ञों पर निर्भर होने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहना भी सीखते हैं। ओके, अगर इस तरीके से सीखने के बाद लक्षण की बात करें कि रिज़ल्ट में क्या निकलता है, तो वहाँ आता है आपका कि शिक्षार्थी जो हैं वो सब आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ओके, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये इसका रिज़ल्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ओके, ऑप्शंस हैं सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता का सिद्धांत, क्रमागतता या प्रतिवर्तीयता। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? कौन सा आपका बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं वर्ड को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि ये नहीं शब्द जब आप इग्नोर करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ओके, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं कि विकास क्या होता है। ओके, विकास को विभिन्न रूप, आकार और स्वास्थ्य या मनोविज्ञान के जो परिवर्तन होते हैं उस रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, और मानव जीवन में कुछ सिद्धांत होते हैं जो आपके वो निम्नलिखित हैं, लाइक निरंतरता, और दूसरा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ओके, फिर है क्रमागतता, राइट। कोई जो नहीं है तो वो है आपका प्रतिवर्तीयता। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सो अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप शिक्षक भर्ती की जो नाम से प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर देखें। उसमें आपके कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट और प्रैक्टिस सेट आपके अपलोडेड है। स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोडेड है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से विकास और सीखने के बीच संबंध को दर्शाता है? कौन सा कथन सही ढंग से मतलब कौन सा क्लियरली आपका जो विकास और उस सीखना है उसके बीच में एग्जैक्ट रिलेशन को दर्शाता है? विकास और सीखने में संबंध नहीं है। अगला, सीखना विकास के बावजूद होता है। नेक्स्ट है, सीखने की दर विकास की दर से अधिक है। और लास्ट ऑप्शन है, विकास और शिक्षण अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं। सो कौन सा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट रिलेशन दर्शाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास और शिक्षण अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा कारक अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? केवल आनुवांशिक बनावट, भौतिक आधारभूत संरचना, सामाजिक संदर्भ और भावनाएं तथा भावनाएं, परिपक्वता और शारीरिक उपस्थिति। कौन सा कारक अधिगम में बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका रोल प्ले करता है, आपको बताना है। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक संदर्भ तथा भावनाएं। ओके, विकास के ये दो इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं, एक सामाजिक और दूसरा भावनात्मक। ठीक है, भावनाएं हमारी जब ये एक साथ होते हैं तो इनका जो अध्ययन है वो सामाजिक भावनात्मक विकास के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल है आपका वो है कि 5 वर्षीय श्रेया अपनी खिड़की से तूफान को देख रही है। मेघों की तीव्र गड़गड़ाहट के साथ भारी वज्रपात यानी लाइटनिंग हो रही है और श्रेया शोर से उछलती है, यानी उसको डर लगता है। ऐसा कई बार होता है, एक संक्षिप्त ठहराव होता है और फिर दूसरा वज्रपात यानी थंडरिंग होती है। वज्रपात की प्रतिक्रिया में श्रेया उछलती है, तो श्रेया का कूदना सीखने के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बताइए आप कि लाइटनिंग और थंडरिंग होना और उसका शॉक होना ये किस क्रिया का उदाहरण है? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 1। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि व्यवहारवाद का जनक किन्हें कहा जाता है। ओके, सो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कार्यों को ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है जो एक शिक्षार्थी अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता से सफलतापूर्वक कर सकता है? पहला, वास्तविक विकासात्मक स्तर। दूसरा, संभावित विकास का स्तर। तीसरा, समीपस्थ विकास का स्तर या क्षेत्र। चौथा, सभी विकल्प सही नहीं है। कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कार्यों की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, तो आपको इसका आंसर करना है सेकंड ऑप्शन। ओके, संभावित विकास का स्तर। ओके, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम ZPD के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के
व्यक्तित्व लक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व लक्षणों के संबंध में, पहला कि पर्यावरण की सहायता के बिना व्यक्तित्व के लक्षणों को अलगाव में विकसित नहीं किया जा सकता। सेकंड, व्यक्ति के विषयगत लक्षण आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। थर्ड है कि बुरा वातावरण अच्छी विरासत को पार कर सकता है, लेकिन अच्छा वातावरण गरीब आनुवंशिकता का विकल्प नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि सभी, यानी उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर व्यक्तित्व लक्षणों के संबंध में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पहला, पढ़ाई में पूरी एकाग्रता। दूसरा, अत्यधिक बात करना। तीसरा, सक्रियता, आक्रामक व्यवहार। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब आपको पता चलेगा कि बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है, वो कैसा फील कर रहा है, कैसे उसके रिएक्शन होंगे जब आपको ये पता चले कि वो स्ट्रेस में है या नहीं? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? स्कूल में एक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण टेक्निक्स होती हैं, जिनमें पहली होती है आपकी अल्पकालिक व्यवहार उसके, लाइक मूड स्विंग्स। सेकंड चीज़ की वो प्रिटेंड करना, एक्ट करना। थर्ड की कक्षा में बैठने के तरीके में बदलाव। दूसरा आता है कि फ़िज़िकल जो उसके लक्षण है, शारीरिक लक्षण, तो उसमें आपका हो गया भूख में कमी, खान पान में अन्य बदलाव, सर दर्द, क्लास के बाहर ध्यान रहना। थर्ड भावनात्मक व्यवहार या लक्षण, उसमें आपका हो जाता है चिंता, ओके, चिंता करना, क्रोध करना, रोना, ओके। थर्ड हो जाता है, फोर्थ हो जाता है यानी ध्यान केंद्रित करने में समस्या होना, जैसे कि आप स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में परेशानी होना। ये आपके कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो तनावग्रस्त है या नहीं। ओके, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आक्रामक व्यवहार, चिड़चिड़ापन, ये स्ट्रेस का लक्षण है, बच्चे का पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पर्यावरण और अनुभवों को समृद्ध करना बच्चों को विकसित करने में सक्षम करेगा। क्या? जन्मजात क्षमता, समस्या, आनुवंशिकता या बुद्धि? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात क्षमता। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक शिक्षार्थी स्वयं नए और पुराने कार्यों के बीच के संबंधों को ज्ञात करता है तो यह किसमें सहायक होगा? अधिगम के स्थानांतरण में, शिक्षण अधिगम में, एकीकृत अधिगम में या इष्टतम अधिगम में? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिगम के स्थानांतरण में, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में वातावरण की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ छात्र जल्दी से जानकारी संसाधित करते हैं जबकि उसी कक्षा में कुछ छात्र ऐसा नहीं करते। पिछले कुछ दशक में वृद्धि लब्धि परीक्षणों पर छात्रों का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। थर्ड वाला है कि विभिन्न घरों में बढ़े हुए समान जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि के बीच सहसंबंध 0.75 जितना अधिक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे होते हैं।
ओके। सो इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास में वातावरण की भूमिका का समर्थन करता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पिछले कुछ दशक में बुद्धिलब्धि परीक्षणों पर छात्रों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रीमैन बुद्धिमानी किस क्षमता के रूप में मानते हैं? एक प्रतिकूल स्थिति में समायोजित करने के लिए, बेहतर और तेज़ी से सीखने के लिए, अमूर्त सामग्री को कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, एक प्रतिकूल स्थिति में समायोजित करने के लिए बात करें अगर कि FN फ्रीमैन के अकॉर्डिंग, तो उनकी जो डेफिनेशन है बुद्धिमत्ता को लेकर, तो वो है कि बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व व्यक्ति की नई परिस्थितियां में जब खुद को वो समायोजित करता है और समस्याओं को हल करने और सीखने के लिए क्षमता वो जो विकसित करता है उससे किया जाता है। ओके, सो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धिमत्ता को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। ओके, जिसमें से जो फ्रीमैन है वो फर्स्ट जो ऑप्शन है, एक प्रतिकूल स्थिति में समायोजित करने की क्षमता को मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य परिपक्वता के पूर्व प्रशिक्षण से सामान्य तौर पर क्या होता है? सामान्य कौशल के प्रदर्शन के संबंध में अत्यधिक लाभदायक होता है, समग्र दृष्टिकोण से हानिकारक है, दृष्टि की दीर्घकालिक बिंदु से फायदेमंद होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन प्रशिक्षण के प्रयुक्त विधि के आधार पर लाभकारी या हानिकारक होता है। सामान्य परिपक्वता के पूर्व प्रशिक्षण के सामान्य तौर पर क्या होता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशिक्षण में प्रयुक्त विधि के आधार पर लाभकारी या हानिकारक प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी स्थिति के साथ पारस्परिक क्रिया करके प्राप्त ज्ञान की नई स्थिति के लिए सार्थक रूप से लागू किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अर्जित, स्थानांतरण, अनुभवी, या फिर विकसित। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये इतना भी कठिन नहीं था। ठीक है, राइट, स्थानांतरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवलोकन अधिगम के प्रस्तावक कौन है? मतलब अवलोकन अधिगम के प्रस्तावक कौन थे? गेट्स, बंडूरा, स्किनर, या फिर कैवलिन। ओके, सो बताना है कौन थे आपके अवलोकन अधिगम के प्रस्तावक। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। ओके, इनके बारे में थोड़ी अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और दूसरा, इन्होंने आपका अवलोकन अधिगम का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें इन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक और समस्या समाधान के कौशल को दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखा जा सकता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोला था कि निकटतम परिवेश में नए व्यवहार को, अनुभवों को दूसरों को देखकर हासिल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पावलोव।
तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ओके, और कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया, ये हम सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, रैखिक अभिक्रमित अनुदेश के निम्नलिखित ढांचे में से कौन सा ढांचा शिक्षण अधिगम सामग्री में से हर दृष्टि से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण ढांचा, परिचयात्मक ढांचा, परीक्षण ढांचा या फिर अभ्यास ढांचा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण ढांचा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण जो बाहरी कारक के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है वे कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो जैसा कि हम सभी जानते कि मानव जो विकास है वो आपकी एक विस्तृत और जटिल और नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। ओके, प्राकृतिक वातावरण की पर्यावरण है जैसे स्वच्छता, जल, पोषण, प्रतिरक्षा आदि के लिए आसान पहुंच बनाकर मानव विकास को सुरक्षित करना। सामाजिक आपका वातावरण है कि समाज के मानदंडों और मूल्यों और रीति रिवाजों को आंतरिक रूप से स्वीकार करना या मानव विकास में ऐसे इससे मदद करना। ओके, थर्ड आपका होता है सांस्कृतिक वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण होता है जैसे भाषा, संगीत, भोजन, कला, यानी जो भी उस पर्टिकुलर जगह का कल्चर है उसे एक्सेप्ट करके उसे स्प्रेड करके मानव विकास को सुनिश्चित करना। सो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका ये शिक्षक भर्ती हो, इस प्रकार से प्रश्न तो आपसे एक पूछा ही जाता है, इसलिए ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, डिस्फ्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, एक ना एक तो आपसे पूछी ही जाती है। सो आज का क्वेश्चन है कि डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक आपका है, कौन सी आपकी समस्या है, इनमें से एक बताना है। ओके, वर्तनी समझने में समस्या, गणितीय करने में समस्या, कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, भाषा के उच्चारण में समस्या। क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, क्योंकि ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो आपका जो एक पेंसिल पकड़ना और साथ साथ समझना दोनों में कठिनाई पैदा करता है। डिसलेक्सिया की बात करें तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं। डिसलेक्सिया, ओके, दृश्य डिसलेक्सिया में आपका जो नंबर और अक्षर है वो रिवर्स और सही अनुक्रम में प्रतीकों को लिखने में समस्या आती है। श्रवण डिसलेक्सिया जो होती है उसमें आपके अक्षर, आवाज़ और जो अक्षरों का समूह है इसमें कठिनाई शामिल होती है। नेक्स्ट बात करें गणित की गणना में तो इसे कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग छात्रों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को निम्नलिखित में से किसके आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है? छात्रों की विभिन्नता पसंद होती है, छात्र यह कार्य की नकल को रोकता है, छात्रों में वैयक्तिक अंतर होते हैं, इसे किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। सो किस बेसिस पे हम छात्रों को अलग अलग कार्य सौंपते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, छात्रों में वैयक्तिक अंतर होते हैं, राइट।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वह परीक्षण जो किसी विशेष गतिविधि को सीखने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करता है क्या कहलाता है? अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, क्या कहलाता है? सो बात करें अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो यह एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है जो किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं के एक निश्चित संयोजन को संदर्भित करता है। ओके, और जो हमें उसके भविष्य की पूर्व सूचना प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सो ये हो गया आपका अभिक्षमता परीक्षण। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट होता है अभिवृत्ति परीक्षण यानी एटीट्यूड टेस्ट। ओके, ये था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और ये है एटीट्यूड टेस्ट। सो यह एक निर्धारित आपकी प्रवृत्ति होती है जो किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके का व्यवहार करने के लिए तैयार रहती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उपलब्धि यानी अचीवमेंट। अचीवमेंट राइट। सो ये होता है आपका कि किसी विशेष व्यक्ति ने किसी विशेष क्षेत्र में क्या सीखा, क्या हासिल किया। ओके, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या अचीवमेंट किया है, ये उसको दर्शाता है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर 1। ओके, आप एक नोटबुक एंड पेन ले लें साथ में और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी नोट डाउन करते चलें। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। 20 सेकेंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम की मात्रा मुख्य रूप से निर्भर करती है अधिगम की सामग्री की सार्थकता पर, अधिगम की अभिप्रेरणा पर, शिक्षण सामग्री की पुनरावृत्ति पर या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिगम की मात्रा किस पर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, छात्रों की अभिप्रेरणा पर। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि अभिप्रेरणा किसी के अधिगम पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। अधिगम की मात्रा मुख्य रूप से छात्रों की अभिप्रेरणा पर डिपेंड करती है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज आपकी कक्षा का एक छात्र है। उसके सहपाठी उसके गहरे रंग के आधार पर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करने की आवश्यकता है? बताइए। आप एक खुद को टीचर इमेजिन करिए जो कि आप भविष्य में बनने वाले हैं और उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ओके, तो पहला है कि इस मुद्दे पर ध्यान ना दें, कक्षा को फटकार लगाएं, राज से कहें कि ध्यान ना दें, या फिर फोर्थ ऑप्शन की व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में। ओके, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में कक्षा से बात करें। ओके, क्या करेंगे आप और क्या करना चाहिए आपको बताना है। सो पहला ऑप्शन है कि इस मुद्दे पर ध्यान ना दें, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि
ऐसे फिर जो वो बच्चा है अंदर डिमोटिवेट होता रहेगा और उसका जो भविष्य है स्टडी से रिलेटेड वो एकदम बेकार हो जाएगा, उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कि तो वो छोटे बच्चे हैं, डांटने से वो आपके समझेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए शांत होंगे फिर से वही हरकत शुरू कर देंगे। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो रात से कहेंगे कि ध्यान ना दें, तो जब तक उसको एक करेक्ट प्रॉपर कारण नहीं मिलेगा वो कब तक इग्नोर करता रहेगा इनको, है ना। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ वाला कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनके बारे में आप कक्षा में बात करें। बॉडी शेमिंग हो गई, इन सब पर चर्चा करें जिससे कि समझदार बच्चे और समझदार हो जाएं, है ना। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि वीडियो औरों तक भी पहुँचे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, ओके, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। सो निस्सहायता का कारण है आपका इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे वाक को कूकना, बड़बड़ाना, एकाक्षरिक ध्वनियों से लेकर वाक्य निर्माण पूरा करने तक विकसित करते हैं। इस अवलोकन द्वारा विकास के किस सिद्धांत को सिद्ध किया जाता है? तो ये सिद्धांत आपका हो जाता है विकास चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ता है, ओके, स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन कि दृष्टिहीन बच्चे पढ़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ओके, अबेकस, ऑडियोमीटर, ब्रेल या फिर थर्मोमीटर, किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या होगा? बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 यानी थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर आपका एक टेम्परेचर को मेज़र करने वाला उपकरण है, ओके। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर भी एक मशीन है जिसके द्वारा आप श्रवण की जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की उसको एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबेकस। एबेकस आपकी सबसे अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री है जो गणित को सामान्य बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, ओके। अगला हो जाएगा ब्रेल जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ओके। ब्रेल यानी आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक मानसिक क्षमता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक व्यक्ति को संख्यात्मक गणना तेजी से और सही तरीके से करने में सक्षम बनाता है? मौखिक कारक, तार्किक कारक, संख्यात्मक कारक या इनमें से कोई भी नहीं, ओके। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संख्यात्मक कारक, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका समावेशी शिक्षा, इससे आपका एक ना एक प्रश्न तो बनता ही है। सो विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना, सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना या विकलांग शिक्षार्थियों पर जोर देना या विशेष शिक्षा पर जोर देना। सो समावेशी शिक्षा का बेसिकली अर्थ होता है कि स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, ओके। क्योंकि शिक्षा बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए उनको संदर्भित करता है, ओके।
चाहे उसमें उनमें कितनी भी विभिन्नताएं हों, अक्षमताएं हों, लेकिन शिक्षा सभी के लिए है। सो करेक्ट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना। बच्चे की अभिवृद्धि के विकास में अंतर निर्भर है बुद्धि पर, घर के परिवेश पर, समायोजन पर या रुचि पर। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा घर के परिवेश पर। ओके, बच्चे की अभिवृद्धि के विकास में अंतर निर्भर है घर के परिवेश पर, क्योंकि हमारे घर के एटमॉस्फेयर अलग अलग, सभी के अलग अलग होते हैं। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, कितने आपके सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, सो इसलिए जितने भी हमारे जो चैनल है उसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप उन्हें पूरा थॉरोली एक बार सॉल्व कर लें। ओके, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।